नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जहां आज की क्लास में हमें हिंद यवन शासक, शक और पहलव के बारे में बात करनी है। इंडो ग्रीक, सीथियन और पार्थियन के बारे में हमें चर्चा करनी है। पिछली क्लास में हमने मौर्योत्तर काल को पढ़ना शुरू किया था, पोस्ट मौर्यन पीरियड को पढ़ना शुरू किया था, और हमने ये देखा था कि मौर्योत्तर काल में हम राज्यों को दो तरह से बांट सकते हैं। एक देशी शासक, इंडिजिनस रूलर, जिसमें हमने शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, इक्ष्वाकु वंश, चेदी वंश, वाकाटक वंश, इन सब के बारे में पढ़ा। और दूसरा है विदेशी शासक अर्थात फॉरेन रूलर्स। और विदेशी शासकों के तहत हमें चार अलग अलग वंशों के बारे में पढ़ना है, 4 डिफरेंट डायनेस्टीज के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले जो अपनी चर्चा हम शुरू करेंगे वो इंडो ग्रीक रूलर से हम शुरू करेंगे। हिंद यूनानी कह दीजिए, हिंद यवन कह दीजिए, हिंद बैक्टीरियाई कह दीजिए, एक ही बात है। चाहे आप इन्हें इंडो ग्रीक कह दीजिए, चाहे आप इन्हें इंडो बैक्टीरिया कह दीजिए, ये सब एक ही नाम है, कोई भी इसमें अंतर नहीं है। इसके बाद हम सीथियन अर्थात शक के बारे में बात करेंगे, जो भारत में ईरानियों के द्वारा बनाई गई क्षत्रप व्यवस्था को बहुत अच्छे से लागू करते हैं। पर्शियंस के द्वारा बनाए गए क्षत्रप सिस्टम को इंडिया में बहुत अच्छे से लागू करते हैं। फिर हम पहलव की बात करेंगे, हम पार्थियन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर हम कुषाण के बारे में पढ़ेंगे। कुषाण सबसे बड़ा वंश होगा और कुषाण के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें कुषाण के बारे में सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। हमें उनके शासन के बारे में, क्योंकि कुषाण भी एक साम्राज्य रहा है, वो कोई छोटा सा राजवंश नहीं रहा है। कुषाण साम्राज्य, कुषाण एम्पायर रहा है, जिसमें कनिष्क प्रथम का जो शासनकाल है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। कनिष्क दी फर्स्ट का जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं पर हम मौर्य उत्तर काल के समाज, अर्थव्यवस्था, इन सब के बारे में पढ़ लेंगे। तो लगभग 40-45 मिनट या 1 घंटे का एक सेपरेट वीडियो हम उस पर भी बनाएंगे, ताकि टॉपिक हम अच्छे से कवर कर लें, हमारे कोई भी टॉपिक अनछुआ ना रह जाए। तो साथियों, हमें क्या क्या पढ़ना है पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंद यवन शासकों में या इंडो ग्रीक रूलर्स में हमें डिमिट्रियस के बारे में पढ़ना होगा, क्योंकि इसी ने भारत पर अटैक किया था। फिर इनका जो सबसे महान शासक हुआ है वो मिनांडर हुआ है। मिनांडर को हमारे साहित्य में मिलिंद के नाम से जाना गया है। और अगर आपको याद आ रहा हो तो शुरुआती दौर में हमने साहित्य पढ़ा था, और जब हमने बौद्ध साहित्य पढ़ा था, बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ा था, तो वहाँ हमने मिलिंद पन्हो नाम की पुस्तक की चर्चा भी की थी। और हमने जाना था कि हिंद यवन शासक मिनांडर, जिसे मिलिंद कहा गया है, और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच में जो दार्शनिक चर्चा होती है, जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, उसका पूरा वर्णन मिलिंद पन्हो में किया गया है। मिलिंद पन्हो आचार्य नागसेन ने ही लिखी है, और उसमें यह भी बताया गया है कि कैसे वो नागसेन से प्रभावित होते हैं और बौद्धिज्म की ओर झुकाव उनका हो जाता है, बौद्ध धर्म को वो अपना लेते हैं। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने मिलिंद को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाई थी, तो उसका नाम था आचार्य नागसेन। तो मिलिंद बहुत महान शासक हुआ है पूरे हिंद यवन शासकों में, पूरे इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स में। इसके बाद हम शक शासकों के बारे में पढ़ेंगे। अब शक के बारे में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि शक 5 अलग अलग शाखाओं में भारत आए थे। ये मध्य एशिया वाले क्षेत्र से आए थे, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से इंडिया आए थे, और 5 शाखाओं में ये भारत आए। एक शाखा तो बाहर की तरफ रह गई, लेकिन 4 शाखाएं भारत में आई, और इन्हें भी फिर 2 भागों में बांट दिया गया। चूंकि इनकी प्रणाली को क्षत्रप कहते थे, तो एक बना उत्तरी क्षत्रप, जिसमें तक्षशिला और मथुरा के शक शासक शामिल थे, और दूसरा बना पश्चिमी क्षत्रप, जिसमें नासिक और उज्जैन के शक शासक शामिल थे। भारत में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ वो हुआ साथियों उज्जैन या मालवा के शक, जिसमें रुद्रदामन सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ है। और ये शकों के
कार्दमक या चष्टन नामक वंश से आता था। कार्दमक या चष्टन नामक वंश से ये बिलोंग करता था साथियों। एक और बात है, नासिक में शहरात वंश का शासन था और नासिक के शहरात वंश का एक महान राजा हुआ नहपान। एक महान राजा हुआ नहपान, हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, तो ये भी हम डिस्कस करेंगे जब हम सीथियन को पढ़ेंगे कि ये 5 अलग अलग शाखाओं में भारत आए। उत्तरी क्षत्रप और पश्चिमी क्षत्रप, नदर्न क्षत्रप एंड वेस्टर्न क्षत्रप। नदर्न क्षत्रप में 2 ब्रांचेस शामिल थी, एक तक्षशिला ब्रांच एंड सेकंड मथुरा ब्रांच। उसी तरीके से वेस्टर्न क्षत्रप में नासिक ब्रांच और मालवा ब्रांच थी। मालवा ब्रांच में कार्दमक या चष्टन डायनेस्टी शकों की रूल करती है, जिससे रुद्रदामन बिलोंग करते हैं, और वहीं जो नासिक है वहां शहरात शक नहपान का शासन होता है। शहरात डायनेस्टी जो शकों की ही एक ब्रांच थी, सीथियन की ही एक ब्रांच थी, वो नासिक में रूल करते हैं साथियों। पहलव्स के बारे में कुछ खास नहीं है, तो पार्थियन के बारे में सिर्फ हमें इतना ही पढ़ना है कि एक राजा हुआ जिसका नाम है गोंडो फर्नीस। इसके अलावा हमें कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। पार्थियन से सवाल भी ज्यादा नहीं बनते हैं साथियों। बस एक ही सवाल बनता है कि गोंडो फर्नीस का संबंध किस वंश से है, तो वो पहलव से है, पार्थियन से है, तो हम इसी तरह से इसको पढ़ लेंगे। और फिर अगली क्लास में हम कुषाणों के बारे में पढ़ेंगे, जहां हम कुजुल कटफिशेस, विम कटफिशेस, कनिष्क प्रथम और वासुदेव के बारे में पढ़ेंगे। कुजुल कटफिशेस पहला शासक होता है और वासुदेव जो है वो अंतिम शासक होता है। वासुदेव द्वितीय, वासुदेव द सेकंड वाज द लास्ट रूलर ऑफ कुषाणा डायनेस्टी। तो इन सब बातों के बारे में हमें पढ़ना है। इतने टॉपिक हमें आज की क्लास में कवर करने हैं। देखो, ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक होते हैं क्योंकि हम हमेशा मेन स्ट्रीम की हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं साथियों। तो हमें कोशिश यही करना है कि इन्हें हम बहुत अच्छे से पढ़ें, बहुत अच्छे से इनको समझने की कोशिश करें। तो आइए टॉपिक को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम चर्चा करते हैं हिंद यूनानी शासकों के बारे में, अर्थात इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में। जैसा मैंने कहा कि इन्हीं को हिंद यवन शासक भी कहा जाता है या इंडो बैक्ट्रिया रूलर्स भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, आइए हम इस बारे में समझते हैं। पहले एक बात और समझ लें कि हिंद यवन शासकों की जो जानकारी हमें मिलती है वो सिक्कों से मिलती है, क्योंकि यहाँ से भारत में व्यवस्थित रूप से सिक्के चलना शुरू हुए थे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में सोने के सिक्के तो पर्शियंस ने चलाए थे, हमने पढ़ा भी था। डर्मक नाम की एक मुद्रा थी, याद हो रहा, या डेरिक नाम की एक करेंसी थी जो पर्शियंस ने चलाई थी, लेकिन उनका प्रभाव चूंकि भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर नहीं था। यही कारण है कि हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि भारत में रेगुलरली या मुख्य रूप से, व्यवस्थित रूप से सोने के सिक्के चलाने का श्रेय हिंद यवन शासकों को जाता है। इंडिया में सिस्टमैटिक तरीके से गोल्ड कॉइन इशू करने का जो क्रेडिट है वो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स को ही जाता है। और इन्होंने एक बात और शुरू की, ये क्या करते थे कि सिक्कों पर राजा की आकृति भी बनाते थे। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ था। तो भारत में सोने के सिक्के पर राजाओं की आकृति वाला चलन भी इन्होंने शुरू किया था। गोल्ड कॉइन के ऊपर ये किंग के इमेज को इंस्क्राइब करने का जो ट्रेंड है वो भी इंडो ग्रीक ने ही शुरू किया था, हिंद यवन शासकों ने शुरू किया था। तो इनके सिक्के बहुत महत्वपूर्ण हैं और सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है, क्वाइन से हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। दूसरा, गार्गी संहिता से हमें जानकारी मिलती है, मालविकाग्नि मित्रम से हमें जानकारी मिलती है, तो इनसे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलो पहले थोड़ा बैकग्राउंड को समझते हैं कि कैसे भारत में हिंद यवन शासन की शुरुआत हुई। देखो, याद करें, हमने बहुत पहले ये डिस्कस किया था कि 326 ईसा पूर्व 326 बीसी ये वो समय काल था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पर इन्वेजन किया। उसी समय पर हमने ये बात डिस्कस की थी कि यहाँ से भारत और यूनान के बीच में संपर्क की शुरुआत हो जाएगी। यहाँ से इंडिया और ग्रीक के बीच में जो एक कनेक्शन है वो, या कम्युनिकेशन है, वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। और आने वाले बहुत लंबे समय तक आप देखेंगे कि ये संपर्क बना रहेगा, ये कनेक्शन बना रहेगा, जब तक कि वहाँ इस्लाम का उदय नहीं होता, फिर वो ऑटोमन एम्पायर नहीं बनता। वो एक लंबी कहानी है साथियों।
उतने लंबे समय तक ग्रीक के साथ भारत के बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। लेकिन इसी क्रम में होता यह है ना कि फिर वो भारत पर आक्रमण भी करते रहेंगे, वो इंडिया पर अटैक भी करते रहेंगे। तो याद करें, हमने सेल्यूकस निकेटर के बारे में पढ़ा था कि सिकंदर जब अपने साम्राज्य को छोड़ करके गया, अलेक्जेंडर जब अपने एरिया को छोड़ करके गया, तो बाद में सेल्यूकस निकेटर वहां पर आया। अब सेल्यूकस निकेटर के जो उत्तराधिकारी थे वो बहुत कमजोर थे। तो सेल्यूकस निकेटर का ही एक पोता था जिसका नाम था एंटीओकस द्वितीय, एंटीओकस सेकंड। इसी के समय पर उसका साम्राज्य टूट करके दो प्रमुख भागों में बढ़ जाता है। एक हिस्सा बैक्ट्रिया कहलाता है जो अफगानिस्तान वाले क्षेत्र में था, और दूसरा हिस्सा पार्थियन कहलाता है जो ईरान इराक वाले इलाके में स्थापित हुआ। और यही बैक्ट्रिया के शासक, एक नाम था, बैक्ट्रिया वंश के शासक का नाम था डिमिट्रियस। इसने 190 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और यहां से भारत में इंडो बैक्ट्रियन रूल की शुरुआत हुई, हिंद यूनानी शासक की शुरुआत हुई। अब इसको मैप में हम समझते हैं, तो इसको ऐसे समझिएगा मामले को कि ये जो पूरा का पूरा इलाका अभी आपको दिख रहा है, ये जो पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है, तो ये बहुत बड़ा इलाका सेल्यूकस निकेटर के राजवंशों के पास था, सेल्यूकस निकेटर के वंशों के पास था। फिर सेल्यूकस निकेटर जब खत्म हो गया, मौर्य और सब खत्म हो गए, तो बाद में यहाँ दो छोटे छोटे राज्यों की उत्पत्ति हुई, एक पार्थियन और यहाँ पर बैक्ट्रियन, यहाँ पार्थियन और ये बैक्ट्रियन। तो ये जो बैक्ट्रिया है इसमें भी दो अलग अलग शाखाएं बनेंगी, इसकी भी दो अलग अलग ब्रांचेस होंगी। तो इसी का एक राजा था डिमिट्रियस। डिमिट्रियस ने 190 बीसी में 190 बीसी में इंडिया पर अटैक किया, और भारत पर आक्रमण करने के बाद, इंडिया पर अटैक करने के बाद 190 बीसी में जब इसने भारत पर आक्रमण किया, इंडिया पर अटैक कर दिया, यहीं से इंडो बैक्ट्रियन रूल की शुरुआत इंडिया में होती है, यहीं से हिंद यूनानी शासन की शुरुआत भारत में होती है। फिर सीथियन आएंगे, फिर ये जो पार्थियन है ये भी भारत पर अटैक करेंगे, कुछ समय तक रूल करेंगे। फिर कुषाण आएंगे और वो भी बहुत लंबे समय तक भारत पर शासन करेंगे। साथियों, इन्होंने मुख्य रूप से इन क्षेत्रों में अपना शासन स्थापित किया था। ये जो इलाका आप देख रहे हैं, ये मुख्य रूप से जो इलाका था साथियों, ये किनका इलाका था? ये इंडो बैक्ट्रियन रूलर का इलाका था। और इनकी राजधानी, जो प्रमुख इनकी राजधानी थी, वो इसमें शायद आपको नहीं दिखेगी, सियालकोट इनकी राजधानी हुआ करती थी। सियालकोट वाला जो रीजन है वो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और फिर ये अलग अलग जगह पर अटैक करेंगे। तो अब ये समझें, जो इंडो ग्रीक डायनेस्टी है इसमें भी दो शाखाएं होती हैं, दो अलग अलग ब्रांचेस होती हैं। एक शाखा का नाम है डिमिट्रियस या यूथेडेमस शाखा, और दूसरी थी यूक्रेटाइडी शाखा। इतना आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। जो यूथेडेमस शाखा है, जो यूथेडेमस ब्रांच है, इनकी राजधानी शाकल या सियालकोट थी, शाकल या सियालकोट थी। और प्रमुख राजाओं में यूथेडेमस, जिसके नाम पर इस वंश का नाम यूथेडेमस डायनेस्टी पड़ा, डिमिट्रियस जिसने भारत पर अटैक किया, इंडिया पर अटैक किया, मिनांडर सबसे प्रसिद्ध राजा होता है, मिनांडर प्रथम, और स्ट्रेटो इसने लेड के सिक्के जारी किए थे। यूक्रेटाइडीज वंश में इनकी राजधानी तक्षशिला थी, इनकी कैपिटल तक्षशिला थी। इसमें यूक्रेटाइडीज एक शासक होता है, एंटी आल्किड्स नाम का एक राजा होता है, अर्केवियस और हर्मियस नाम का एक राजा होता है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एंटी आल्किड्स है, यह आपको याद आना चाहिए। हमने एंटी आल्किड्स के बारे में पढ़ा था कि जब भागभद्र नाम के राजा का शासन चल रहा होता है मालवा विदिशा वाले क्षेत्र में, उस समय पर वो शुंग वंश का राजा, याद करें, उस समय पर एंटी आल्किड्स का राजदूत हेलियोडोरस आता है, और हेलियोडोरस वहां पर भागवत धर्म को अपनाता है और गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। तो ये इतना ही महत्व है, उसके अलावा कोई महत्व नहीं है। तो अब कनेक्ट हो रहा होगा कि अच्छा, ये दो अलग अलग ब्रांचेस थी, ये इंडो ग्रीक रूलर्स थे, ये इनकी शाखा थी, इनकी शाखा थी। तो वो बस कनेक्शन बैठना चाहिए कि ये जो एंटी आल्किड्स है, हमने पहले भी इसके बारे में पढ़ा है कि इसी का राजदूत था हेलियोडोरस, जो विदिशा बेसनगर आता है, वहां भागवत धर्म को स्वीकार करता है और
इतना ही नहीं, वहां गरुण स्तंभ की स्थापना करता है, वहां गरुण पिलर को एक कंस्ट्रक्शन भी करवाता है। तो ये बेसिक बातें याद रखना है। अब हम प्रमुख शासकों के बारे में पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखें, पहला राजा है डिमिट्रियस प्रथम। डिमिट्रियस प्रथम, तो डिमिट्रियस का नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 190 ईसा पूर्व में इसने ही भारत पर अटैक किया, अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, और ये जो इलाका था इसी को बैक्ट्रिया कहा गया। इसने द्विभाषिक सिक्के भी चलाए, इसने बाइलिंगुअल क्वाइन भी चलाए जो यूनानी और खरोष्ठी भाषा में लिखे हुए थे, और अपनी राजधानी शाकल या सियालकोट को बनाया। अब यहां से सवाल क्या बनेगा, बहुत सीधा प्रश्न वो आपसे पूछेगा कि किस हिंद यवन शासक ने भारत पर आक्रमण किया था शुरुआती समय में, डिमिट्रियस। फिर पूछेगा हिंद यवन शासकों की राजधानी क्या थी, शाकल या सियालकोट। ठीक है, शाकल या सियालकोट। दूसरा, इनका जो सबसे महानतम राजा हुआ है वो हुआ है मिलिंद, जिसे मिनांडर के नाम से भी जाना जाता है। मिलिंद एक्चुअल में हमने इसका हिंदी और संस्कृत नाम कर दिया है, एक्चुअल में उसका नाम मिनांडर था। तो मिनांडर जो है वो सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ है, मोस्ट रिनाउंड रूलर हुआ है। और बौद्ध भिक्षु नागसेन से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। तो ये शुरुआत में बुद्धिज्म को नहीं मानता था, पर जैसा हम जानते हैं कि बौद्ध भिक्षु नागसेन के साथ एक बहुत लंबी दार्शनिक चर्चा होती है, एक बहुत लंबा फिलोसॉफिकल डिस्कशन होता है, और उस डिस्कशन के बाद जो मिनांडर है इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। और ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो आचार्य नागसेन ने अपनी किताब मिलिंद पन्हो में लिखी है, मिलिंद प्रश्न में लिखी है। और ये सिक्कों से हमें इस तरह की आकृति मिलती है मिनांडर की। अभी हमने बताया कि ना सिर्फ इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, बल्कि सोने के सिक्कों पर पहली बार हमें शासकों की आकृति देखने के लिए मिलती है। ऐसा भारत में कहीं नहीं होता था। ये पहली बार भारत में था कि जब सिक्कों पर राजाओं की आकृतियों का अंकन किया जा रहा था, क्वाइंस पर जो रूलर हैं उनको भी इंस्क्राइब्ड किया जा रहा था। तो इसलिए सिक्के हिंद यवन शासकों की जानकारी का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। क्वाइंस आर वन ऑफ द मेजर सोर्सेज टू नो अबाउट द इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स। फिर हम ये भी समझ पाए कि पहलव और शकों ने आक्रमण किया और इनको खत्म कर दिया, तो वो एक अलग कहानी है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मिलिंद पन्हो किसकी किताब है, आचार्य नागसेन की, किस राजा से जुड़ी है, इंडो बैक्ट्रियन रूलर मिनांडर। हिंद यवन शासक मिलिंद से जुड़ी हुई है, मिनांडर से जुड़ी हुई है। साथियों, प्रभाव क्या हुआ, तो वही जो मैं आपको बताते जा रहा हूं कि भारत में सोने के सिक्कों की शुरुआत हो गई। इस तरह से गोल्ड क्वाइन इंडिया में शुरू हो गए। ना सिर्फ सिक्कों पर शासकों के नाम होते थे और उनकी आकृतियां होती थी। साथियों, हेलेनिस्टिक आर्ट भारत में आया। हेलेनिस्टिक आर्ट जो है ये ग्रीक का आर्ट था, जिसमें वो पेंटिंग्स और मूर्तियां बनाते थे। ये हेलेनिस्टिक आर्ट भारत में आया। ये प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि भारत में हिंद यवन शासकों के कारण कौन सी कला का विकास हुआ, इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स की वजह से इंडिया में कौन से आर्ट फॉर्म का डेवलपमेंट हुआ, तो जवाब होगा हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म। ये हेलेनिस्टिक कला है साथियों, हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म है। और यहीं से आगे जाकर के गांधार कला का विकास हुआ, जो हम कल की क्लास में जब हम कनिष्क के बारे में पढ़ेंगे तो वहां हम गांधार आर्ट के बारे में बहुत गहराई से डिस्कस करेंगे। ठीक, यवनिका की शुरुआत हुई। यवनिका क्या था, पर्दा। भारत में नाटक तो होते थे, पर नाटक में पर्दा नहीं होता था। तो जो पर्दे की शुरुआत है, इस तरह का नाटकों का जो पर्दा है, ये भी हिंद यवन शासकों के बाद ही भारत में आया है। इंडो ग्रीक रूलर्स के बाद ही इंडिया आया है। इसको यवनिका कहा जाता था। यवन प्रिया शब्द अलग है, वो काली मिर्च, गोल प्रकार की जो मिर्च होती थी उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जो यवनिका शब्द है वो नाटक में, प्ले में इस्तेमाल होने वाले पर्दे या कर्टन्स के लिए यूज किया गया। तो ये तीनों इमेज याद रख लोगे तो सब कुछ याद आ जाएगा कि अच्छा पर्दे वाली इमेज थी, मतलब यवनिका,
ये लेकर के आए थे सोने के सिक्के, तो भारत में इन्होंने सोने के सिक्के चलाए जिसमें इस तरह से ना राजाओं की आकृतियां होती थी, लाइक दिस। ये जो हमने देखा ना, इस तरह से राजाओं की आकृतियां बनी रहती थी, उनके नाम होते थे। ठीक है, तो ये हिंद यूनानी शासक हैं, ये इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स हैं। तो सर हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार जल्दी से क्विकली रिकॉल कर लेते हैं हम सारी बातों को। तो हमने ये डिस्कस किया कि देखिए, भारत में जो इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स हैं, इनकी शुरुआत होती है डिमिट्रियस के थ्रू। डिमिट्रियस ने 190 ईसा पूर्व के आसपास अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया वाले क्षेत्र में इंडो बैक्ट्रियन रूल्स की शुरुआत की। ठीक है, इन्होंने अपनी राजधानी, इनकी जो कैपिटल थी वो सियालकोट थी, जिसे शाकल भी कहा जाता था। और महान राजाओं में सबसे महान जो हुआ है वो मिनांडर हुआ है, मिनांडर। ठीक है, हमने ये भी देखा कि इन्होंने इंडिया में गोल्ड क्वाइन इशू किए जिस पर राजाओं के नाम और उनकी आकृतियां बनी होती थी। इसके अलावा हेलेनिस्टिक आर्ट फॉर्म भी भारत में आया, जिससे आगे जाकर के गांधार कला का विकास हुआ। और यवनिका शब्द का प्रयोग, यवनिका का मतलब था नाटक के दौरान जो हम पर्दे का इस्तेमाल करते थे उसे हम यवनिका कहते थे। ये भी हिंद यूनानी शासक भारत लेकर के आए हैं, ये भी इंडो ग्रीक रूलर्स ही भारत लेकर के आए हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखना है। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू रिमेंबर। इनको बड़े अच्छे से याद रखिएगा साथियों। अब हम आगे बढ़ते हैं और सीथियंस के बारे में बात करते हैं, शकों के बारे में बात करते हैं। देखो, शक जो है वो मध्य एशिया से भारत आए थे, सेंट्रल एशिया वाले रीजन से भारत आए थे। और ये 5 अलग अलग शाखाओं में भारत पहुंचे। ये 5 डिफरेंट ब्रांचेस में इंडिया आए साथियों। ये एक साथ ऐसा नहीं हुआ था कि कोई एक राजा आया हो और वो यहाँ आ गया हो। एक ब्रांच चूंकि विदेशों में रही तो उससे हमारा लेना देना नहीं है। फिर जो 4 शाखाएं थी उन्हें हमने 2 भागों में बांटा। एक भाग बना नदर्न क्षत्रप अर्थात उत्तरी क्षत्रप। ये मुख्य रूप से तक्षशिला और मथुरा पर शासन करते थे। तक्षशिला पर शाकों की अलग शाखा थी और मथुरा पर शकों की अलग शाखा थी। उसी तरह पश्चिमी क्षत्रप वेस्टर्न क्षत्रप, इसमें नासिक पर शहरात वंश का शासन था। शहरात डायनेस्टी रूल करती थी जो शकों का ही एक हिस्सा थी। और उज्जैन और मालवा वाले क्षेत्र में साथियों हमें चस्टन वंश या कार्मन वंश का शासन देखने के लिए मिलता है। तो हमें एक बात याद रखनी होगी कि भारत पर 5 अलग अलग शाखाओं में शक आए, जिसमें से 4 भारत आई और एक भारत के बाहर ही आउटसाइड में सेटल हो गई। और ये सब मध्य एशिया से भारत आए थे, ये सभी सेंट्रल एशिया से इंडिया आए थे। इसमें तक्षशिला में एक राजा का नाम है साथियों, जो हमें बस यहीं पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है कहीं भी, जिसका नाम है माउस या मावेज कहा जाता है। और इसकी जानकारी हमें तक्षशिला ताम्रपत्र से मिलती है, हमें तक्षशिला कॉपर इंस्क्रिप्शन से जानकारी मिलती है। मथुरा के शक में एक नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, राजुल, और इसकी जानकारी हमें मथुरा के शह शीर्ष से मिलती है। राजुल जो है वो मथुरा के शकों का एक शासक हुआ है। नासिक में जैसा हमने कहा कि शहरात वंश का शासन था और उसमें नहपान सबसे बड़ा शासक हुआ है, नहपान सबसे बड़ा रूलर हुआ है। और उज्जैन या मालवा में कार्दमक या चष्टन वंश का शासन था, जिसका सबसे महान राजा रुद्रदामन हुआ है साथियों। रुद्रदामन वही है जिसने गिरनार जूनागढ़ में जूनागढ़ अभिलेख बनवाया, जो संस्कृत का काव्य शैली में लिखा हुआ सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है साथियों। और उस अभिलेख से हमें सुदर्शन झील के बारे में जानकारी मिलती है कि अशोक के गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने उसका निर्माण करवाया। रुद्रदामन और आगे जाकर के गुप्त राजा स्कंदगुप्त ने भी उसका पुनरुद्धार किया, उसका रिजुविनेशन किया। तो ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। एक बार मैप में आपको ये सारी बातें मैं दिखा देता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा कि ये पूरा मामला क्या है। तो अगर हम मैप बना करके इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, जरा ध्यान दीजिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तो हमें यह समझ में आया कि सर 5 शाखाओं में ये भारत आए थे, एक विदेश रह गई, उससे मतलब नहीं है। एक शाखा इनकी तक्षशिला में थी, तक्षशिला वाले रीजन में। दूसरी इनकी एक शाखा मथुरा में थी।
इन दोनों को मिला करके ही क्या नाम दिया गया, तो इन दोनों को मिला करके उत्तरी क्षत्रप कहा गया। अब क्षत्रप आपको याद आना चाहिए साथियों, याद कीजिए हमने पढ़ा था कि जो क्षत्रप की व्यवस्था है वो ईरानी भारत लेकर के आए थे, पर्शियंस इंडिया लेकर के आए थे। जब हमने भारत पर ईरानी आक्रमण पढ़ा था, जब हमने इंडिया में पर्शियन इन्वेजन के बारे में बात की थी और उसके प्रभाव पढ़े थे, तब हमने क्षत्रप प्रणाली की बात की थी कि अलग अलग राज्य जो होते थे तो राज्यों के लिए क्षत्रप शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्टेट के लिए क्षत्रप वर्ड का यूज किया गया है। तो यही भारत में क्षत्रप व्यवस्था लेकर के आए थे, ये इंडिया में क्षत्रप प्रणाली लेकर के आए थे, दैट यू नीड टू रिमेंबर। तो ये उत्तरी क्षत्रप कहलाया। उसी तरह से साथियों यहां एक शाखा मालवा पहुंची, मालवा, और एक शाखा जो पहुंची वो नासिक वाले रीजन में पहुंची। ठीक है, नासिक। यहां पर जो शाखा हुई इसे नाम दिया गया पश्चिमी क्षत्रप। इसे क्या नाम दिया गया? पश्चिमी क्षत्रप अर्थात वेस्टर्न क्षत्रप। अब यहां अगर हम प्रमुख राजाओं की बात करें तो तक्षशिला में माउस है जो पहला शक राजा माना जाता है। मथुरा में राजुल एक महत्वपूर्ण राजा हुआ है साथियों। वहीं मालवा में जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुआ है वो रुद्र दामन हुआ है, रुद्र दामन हुआ है साथियों। चष्टन वंश का शासक था ये। शकों में यहाँ चष्टन वंश का शासन था जिन्हें कामरक वंश भी कहा जाता है। और नासिक में शहरात वंश का शासन था। शहरात डायनेस्टी रूल करती थी और इनके शासक का नाम था नहपान, जिसे सातवाहन राजाओं ने हराया था। मैं चाहूंगा कि आप कमेंट करके बताएं साथियों कि कौन से सातवाहन राजा ने नहपान को हराया था। हमने बहुत डिटेल में कल पढ़ा था, ठीक है, तो मुझे बताइए कमेंट करके कि किसने इसको हराया था, नहपान को। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अब इनको समझने की कोशिश करते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक एक दिमाग में आइडिया डेवलप हो गया होगा कि किस तरह से ये भारत आए, किस तरह से इन्होंने भारत पर शासन की शुरुआत की। तो मथुरा के शक की हम बात करते हैं तो मथुरा के शकों में जो सबसे महत्वपूर्ण राजा हुआ वो राजुल था साथियों, जिसे राजबुल के नाम से भी जाना जाता है। और इसने ही इंडो ग्रीक शासकों को हराया था, इसने इंडो बैक्ट्रियन रूलर्स को डिफीट किया था। और एक और प्रमुख शासक हुआ शोडास। शोडास भी एक प्रमुख शक राजा हुआ मथुरा का। ये मुख्य रूप से यहाँ पर शासन कर रहे थे तक्षशिला में और मथुरा में, जिसे नदर्न क्षत्रप कहा गया। ये उत्तरी क्षत्रप कहलाया साथियों। ठीक है, एक छोटी सी कहानी है इसी बीच में, एक स्टोरी है साथियों, और एक कहानी है जिसको जरा समझने की कोशिश करना। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, यहाँ से सवाल भी बनता है। कहा जाता है कि शकों ने उज्जैन पर आक्रमण किया लगभग 57 ईसा पूर्व में, लगभग 57 बीसी में, 57 ईसा पूर्व में इन्होंने उज्जैन पर अटैक किया। उस समय उज्जैन पर एक शासक हुआ करता था विक्रमादित्य। कुछ कहते हैं कि इसकी उपाधि थी और कुछ कहते हैं विक्रमादित्य नाम है। तो विक्रमादित्य ने क्या किया था कि शकों को हरा दिया साथियों। विक्रमादित्य जो कि एक क्षेत्रीय राजा था, इन्होंने शकों को हरा दिया। तब से विक्रमादित्य उस समय की सबसे बड़ी उपाधि हो गई साथियों। विक्रमादित्य एक बहुत बड़ी उपाधि बन गई, विक्रमादित्य एक बहुत बड़ा टाइटल बन गया, क्योंकि एक क्षेत्रीय राजा जिसने विदेशियों को हरा डाला हो साथियों। तो विक्रमादित्य एक बहुत महान उपाधि बन गई। और भारतीय इतिहास में 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है। 14 किंग्स ऐसे हुए हैं जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया है साथियों। और इन 14 राजाओं में सबसे प्रसिद्ध जो है, सबसे फेमस जो है, वो हुए गुप्त शासक, वो हुए गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त सेकंड। और 57 ईसा पूर्व को जब विक्रमादित्य, उज्जैन के विक्रमादित्य ने शकों को हराया तो शुरुआत की गई शक संवत की, शुरुआत की गई विक्रम संवत की, विक्रम संवत। और विक्रम संवत को ही मालवा संवत कहा जा रहा है। एमपीपीएससी वाले दोस्तों को कुछ याद आ रहा होगा कि हाँ सर, मालवा संवत तो पूछा गया, मालवा संवत से तो प्रश्न बना था सर, यहां से क्वेश्चन
पूछा गया था। तो ये याद रखना, ये पूरी कहानी हमें जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक से मिलती है, जिसमें लिखा है कि 57 ईसा पूर्व उज्जैन के स्थानीय शासक ने शकों को हराया तथा विक्रम संवत या मालवा संवत को शुरू किया। 14 राजाओं ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की है और इसमें जो सबसे प्रसिद्ध हुए हैं वो गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, गुप्त रूलर चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चलें अब हम उज्जैन या मालवा के शकों के बारे में पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए। तो यहां पर जैसा हम जान चुके हैं साथियों कि इस समय यहां कार्दमक या चष्टन वंश का शासन था। चष्टन इसलिए नाम दिया जाता है कि इस वंश के पहले जो शासक थे वो चष्टन ही थे साथियों। तो हमें संस्थापक कौन हुए हैं? चष्टन। फाउंडर चष्टन थे जिनके नाम पर ये चष्टन डायनेस्टी का नाम आ गया और इसी को कार्दमक वंश भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे प्रमुख जो राजा हुआ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर हुआ, वो था रुद्रदामन। और अंतिम जो राजा हुआ, लास्ट जो रूलर था, वो था रुद्रसेन तृतीय, रुद्रसेन थर्ड, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय हरा देंगे। और चंद्रगुप्त द्वितीय जब इसे हराएंगे तो वो मालवा वाले क्षेत्र में चांदी के सिक्के जारी करेंगे जो व्याघ्र शैली में बने होंगे। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किसको हराने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा क्षेत्र में चांदी के सिक्के जारी किए? तो शक राजा रुद्र सेन तृतीय को हराने के बाद इन्होंने मालवा क्षेत्र में चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो वो हम अभी पढ़ रहे होंगे साथियों। ठीक है, और अभी सारी चीजें मैं रिकॉल करा दूंगा तो आपको हर चीज याद आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले हम चष्टन के बारे में बात कर लेते हैं, सॉरी रुद्रदामन के बारे में सीधी बात करते हैं। तो रुद्रदामन जो है वो सबसे महान शासक हुआ। इसने सिंध, कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा और गुजरात वाले पूरे क्षेत्र में शासन किया। गुजरात में काठियावाड़ और जूनागढ़ पर भी इसका अधिकार था। इस पूरे क्षेत्र पर यह शासन कर रहा था। इसे महाक्षत्रप या भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक कहा जाता है। इसे महाक्षत्रप या भ्रष्ट राज प्रतिस्थापक कहा जाता है। ये याद रखिएगा, प्रश्न बनता है यहां से। ठीक है, इसने जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार इंस्क्रिप्शन को लिखवाया, जो कि संस्कृत भाषा का प्रथम अभिलेख माना जाता है। इसमें 20 पंक्तियां हैं। ये ब्राह्मी लिपि और काव्य शैली में लिखा गया है। इसमें सुदर्शन झील के मरम्मत के बारे में जानकारी है। इतना ही नहीं, इसमें रुद्रदामन के सारे युद्ध, रुद्रदामन की नीतियां, इन सब के बारे में भी बताया गया है। तो ये प्रश्न पूछा गया था एक बार कि जूनागढ़ अभिलेख किस भाषा में लिखा है? ये संस्कृत भाषा में लिखा है। दूसरा, किस लिपि में लिखा है? ब्राह्मी लिपि में लिखा है। और काव्य शैली में ये लिखा गया है, पोएटिक स्टाइल में लिखा गया है। इसमें 20 पंक्तियां हैं साथियों। ठीक है, 20 पंक्तियां हैं, याद रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगली चीज ये है कि सातवाहन राजा वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी को 2 बार हराया था। ये हमने कल पढ़ा भी था। जब हम वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में बात कर रहे थे तो वहां हमने डिस्कस भी किया था कि शक राजा रुद्रदामन ने पुलुमावी को हराया और 2 बार हराया, लेकिन बाद में शादी कर ली। तो फिर वो मामला, रुद्रदामन की बेटी से ही वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी ने शादी कर ली थी और वो दोनों के बीच में संधि हो गई थी। इस वंश का जो अंतिम शासक होता है वो है रुद्रसेन तृतीय। और रुद्रसेन तृतीय को हराया था गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और हराने के बाद इन्होंने मालवा में व्याघ्र शैली में चांदी के सिक्के चलाए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। चांदी के सिक्के चलाए थे चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक और बात है कि भारत में सबसे पहले तिथि युक्त सिक्के जारी करने का श्रेय शक राजाओं को जाता है। इंडिया में डेटेड करेंसी को इशू करने का जो क्रेडिट है वो सीथियंस को जाता है। अब आपके दिमाग में हो गया होगा कंफ्यूजन कि सर बहुत सारे सिक्के पढ़ लिए, बहुत सारे राजाओं की बात कर ली, थोड़ा सा इसको इजी करते हैं। देखो, हमने ये पढ़ा कि भारत में सबसे पहले तो जो सिक्के लेकर के आए थे वो पर्शियन लेकर के आए थे, ईरानी लेकर के आए थे। लेकिन उनको इतिहासकार कंसीडर नहीं करते क्योंकि भारत के बड़े क्षेत्र में उन्होंने शासन नहीं किया। व्यवस्थित रूप से भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले हिंद यवन शासकों ने ही चलाए थे। एक सिस्टमैटिक रूप में इंडिया में सबसे पहले जो गोल्ड क्वाइन है वो इंडो ग्रीक रूलर्स ने ही इशू किए थे।
उन्होंने सिर्फ सोने के सिक्के जारी नहीं किए, बल्कि इस तरह से सोने के सिक्के जारी किए जिसमें राजाओं की आकृति बनी रहती थी, जो किंग है उनका एक प्रकार से इमेज बना रहता था साथियों। तो ये प्रश्न पूछेगा कि उन शासकों का नाम बताइए जिसने राजाओं की आकृति वाले सिक्के जारी किए, तो वो होंगे हिंद यवन शासक, जिसमें किंग की एक इमेज होती थी। तो ऐसे क्वाइन किसने इशू किए? इंडो ग्रीक रूलर्स ने इशू किए, नंबर 1। दूसरा फैक्ट आपसे आगे पूछेगा, मैं आगे पढ़ूंगा लेकिन अभी से बता दे रहा हूं, भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के जो जारी करने का श्रेय जाता है वो कुषाणों को जाता है। कुषाणों ने कम मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, लेकिन भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने जारी किए। और सबसे अधिक मात्रा जो सोने की सिक्कों की रही है वो गुप्त शासकों के समय रही है। गुप्त शासकों के समय हमें नंबर्स ऑफ गोल्ड क्वाइन सबसे ज्यादा मिलते हैं। और चौथा प्रश्न पूछेगा कि तिथि युक्त सिक्के किसने शुरू किए थे, डेटेड क्वाइंस किसने शुरू किए थे? तो जवाब होगा सीथियन। जो सीथियन थे, जो शक थे, इन्होंने तिथि युक्त सिक्के शुरू किए, डेटेड क्वाइन को शुरू किया था। दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न बनते हैं साथियों, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी तक हमने जो चर्चा कर ली, हमने इंडो ग्रीक रूलर्स के बारे में पढ़ लिया, हमने सीथियंस के बारे में भी चर्चा कर ली, और अब हम साथियों पार्थियंस के बारे में पढ़ेंगे, पहलव के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद है कि यहां तक सारी की सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी साथियों। चलिए जी, अब हम आखिरी टॉपिक की ओर चलते हैं। पार्थियंस अर्थात पहलव वंश के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखो, इनका मूल नाम पार्थियन ही था, लेकिन हमारे साहित्य में इन्हें पहलव कर दिया गया है साथियों। तो यहां समझ पाए कि ये मूल रूप से पार्थिया या ईरान के निवासी थे। दे ओरिजिनली बिलोंग टू ईरान। इनका पहला शासक माउस नाम का एक राजा हुआ। सबसे शक्तिशाली शासक जो हुआ वो गोंडो फर्नीज हुआ साथियों, और इनकी राजधानी इन्होंने तक्षशिला को बनाया था। सेंट थॉमस नाम का पादरी ईसाई धर्म के प्रचार के लिए इसी समय भारत आया था। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत अब हो चुकी है। तो सेंट थॉमस ने मद्रास के समीप स्थित म्यालपुर नामक स्थान पर हत्या कर दी गई थी। और पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर धार्मिक उपाधि या धर्मीय की उपाधि हमें मिलती है, और इनका अंत कुषाणों ने किया था। एक ही बात इंपॉर्टेंट है, एक ही बात इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इनका सबसे प्रमुख राजा जो हुआ साथियों, उसका नाम था गोंडो फर्नीस। बस दैट्स इट। इन्हीं के समय पर एक ईसाई पादरी भारत आया था, लेकिन मद्रास में उसकी हत्या कर दी गई थी। ही वॉज असैसिनेटेड इन दी मद्रास। दैट्स इट। तो ये हमारे महत्वपूर्ण शासक हो गए। एक बात मैं आपको बता दूं साथियों कि इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शुभम गुप्ता पीडीएफ पर आपको मिलेगा। ये हमारी एप्लीकेशन है जहां पर हमारा जीके जीएस एमपीपीएससी प्रीलिम्स का एक बैच लॉन्च हुआ है लक्ष्य 1.0 के नाम से। इसमें हम प्रीलिम्स की 10 यूनिट की तैयारी कर रहे हैं। एक हमारा एमपीपीएससी फाउंडेशन बैच है, स्पेशली ऐसे बच्चों के लिए जो पहली बार तैयारी शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से अपनी तैयारी को शुरू कर रहे हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा बैच है अभियान 1.0, जहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। किसी भी तरह की आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए। अगले लेक्चर में मिलते हैं और कुषाणों के बारे में बात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।